हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 29 सितंबर 2025 और आज हम लोग 29 सितंबर 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 27 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 28 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 29 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 30 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 29 सितंबर। यानी 29 सितंबर को हम लोग विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। चलते हैं, कुछ फैक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हृदय रोग और स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना और हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। यह विश्व हृदय महासंघ यानी वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा 2000 में शुरू किया गया था और हृदय संबंधी बीमारियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने पर केंद्रित है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन सी टीम विजेता हुई है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ठीक है। अभी हाल ही में कल की ये न्यूज़ है, कल रात की, एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान, ठीक, 5 विकेट से हराया है भारत ने पाकिस्तान को। और ये जो भारत का 9वीं बार एशिया कप जीता है, एशिया क्रिकेट कप 9th टाइम्स। पाकिस्तान ने 147 रन बनाए थे। इसका आयोजन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? दुबई में। ये एशिया कप है। एशिया कप में जो हमारी भारतीय टीम है उसका इमेज दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में 62 वर्ष बाद किस लड़ाकू विमान को भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त कर दिया गया है? पहला ऑप्शन है मिग-21, दूसरा ऑप्शन है मिग-22, तीसरा ऑप्शन है मिग-23, चौथा ऑप्शन है मिराज 2000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिग-21। ये लड़ाकू विमान है, इसको अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड कर दिया है। थोड़ा सा इसके बारे में कुछ फैक्ट है हम लोग देखेंगे। भारत के प्रतिष्ठित सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, ये कैसा विमान है? सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 को चंडीगढ़ वायुसेना स्टेशन पे, कहाँ से? चंडीगढ़ वायु सेवा स्टेशन पर औपचारिक रूप से सेवा मुक्त कर दिया गया, यानी रिटायर्ड कर दिया गया इसको एयरफोर्स के द्वारा, जिससे इसकी 62 साल पुरानी सैन्य विरासत का अंत हो जाएगा। यानी इसके सेवा में आए हुए 62 वर्ष हो चुके हैं। नवंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स अंतिम सैन्य इकाई, ये इसकी अंतिम सैन्य इकाई थी स्क्वाड्रन पैंथर्स। 870 से अधिक मिग-21 खरीदे गए अभी तक, जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में और 1999 का जो कारगिल वार हुआ था और 2019 के बालाकोट हवाई हमलों में अहम भूमिका निभाई थी मिग-21 ने। इम्पोर्टेंट है ये। 1965 का वार, भारत पाकिस्तान वॉर, 1971 का वार जो हुआ था, फिर 1999 जो कारगिल वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, और फिर 2019 में जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसमें मिग-21 की अहम भूमिका थी। अब मिग-21 जो है भारत का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था,
जिससे 1963 में शामिल किया गया था इसको। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ये में 21 का इमेज है। जिसे अब रिटायर कर दिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाल ही में वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। पहला ऑप्शन है हमारा वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दूसरा ऑप्शन है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, कुछ फैक्ट है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इसको शॉर्ट में हम लोग MOSPI बोलते हैं, ने वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 ये रिपोर्ट जारी की है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी वन लेखा 2025 संयुक्त राष्ट्र SEE ढांचे का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तर रुझानों को कवर करता है। भारत का वन क्षेत्र 2010 से 11 से 2021 से 22 तक 17,444.61 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 2010 से लेके 2022 तक तो 17,444.61 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई है? ग्रोथ हुई है भारत के वन क्षेत्र में, जो अब कुल 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का वन क्षेत्र। और ये भूमि क्षेत्र जो है, टोटल एरिया जो है भारत का, उसका 21.76% है। वन क्षेत्र वृद्धि में शीर्ष योगदानकर्ता कौन है? केरल है पहले नंबर पे 4,137 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे है कर्नाटका 3,122 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पे है तमिलनाडु 2,606 वर्ग किलोमीटर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है वन व पर्यावरण लेखांकन रिपोर्ट 2025। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कारों की घोषणा कहाँ की गई है। पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, उनके द्वारा राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। ठीक है, ये 2024 का पुरस्कार है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 प्रदान किए। खान मंत्रालय द्वारा 1966 में स्थापित ये पुरस्कार खनिज अन्वेषण, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान और पर्यावरणीय स्थिरता में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में किसको मिला है इस अवार्ड से संबंधित? तो प्रोफेसर श्यामा सुंदर राय जी को मिला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। ये उसका इमेज है जो पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार नई दिल्ली में। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का हाल ही में किस व्यक्ति को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। पहला ऑप्शन है कृषि जगत, दूसरा ऑप्शन है पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार, तीसरा ऑप्शन है रवीश कुमार, चौथा ऑप्शन है शेखर गुप्ता। तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को अभी हाल ही में
कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। कुछ फैक्ट इसके बारे में देखेंगे हम लोग। पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार अमशी प्रसन्न कुमार को होमलेस संगीता हेरिनी कुमार पूर्व छात्र कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ठीक है, ये मैसूर के हैं, कर्नाटका। यह पुरस्कार कृषि पत्रकारिता में उनके असाधारण योगदान और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया जाता है। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, यह पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के पूर्व छात्र संघ द्वारा स्थापित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? पहला ऑप्शन है तोमन कुमार, दूसरा ऑप्शन है हरविंदर सिंह, तीसरा ऑप्शन है मैट स्टूट्समैन, चौथा ऑप्शन है शीतल देवी। तो इसका राइट आंसर होगा शीतल देवी, यानी कि अभी शीतल देवी ने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, शीतल देवी हमारे जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले से हैं, जो कि PWD कैटेगरी में आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में किन देशों ने रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? पहला ऑप्शन है तुर्की और अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत और तुर्की, तीसरा ऑप्शन है भारत और अमेरिका, चौथा ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर होगा तुर्की और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? पहला ऑप्शन है मनोज जोशी, तीसरा ऑप्शन है राजीव रंजन, नेक्स्ट ऑप्शन है अतुल केशव, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर कर्नाड दास। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर कर्नाड दास को अभी वनस्पति सर्वेक्षण जो है भारत का, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, उसका 13वां निदेशक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने करूर में हुई भगदड़ के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया है? पहला ऑप्शन है जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, दूसरा ऑप्शन है जस्टिस आर सुरेश कुमार, तीसरा ऑप्शन है जस्टिस जे निशा बानू, चौथा ऑप्शन है जस्टिस अरुणा जगदीशन। तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस अरुणा जगदीशन। अभी हाल ही में जो तमिलनाडु है वहाँ पे करूर में एक रैली निकाली गई थी, राजनीतिक रैली, जो एक्टर हैं हमारे विजय साउथ के, उनके द्वारा, उनकी पार्टी का नाम है TVK, तमिलागा वेट्री कड़गम। इन्होंने अपनी पार्टी का क्या निकाला था, राजनीतिक जुलूस निकाला था तमिलनाडु के कोल्लूर में। ठीक है, तो उसमें भगदड़ हुई और उसमें 40 लोग मारे गए और लगभग 100 से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो इसकी जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक कमेटी स्थापित की है, जिसकी अध्यक्षता, ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज जस्टिस अरुणा जगदीशन जी करेंगे। ठीक है, अब बाकी विकल्प भी हम लोग देखेंगे। तो जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी इस टाइम चेन्नई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसका नाम पहले मद्रास हाई कोर्ट था, 2016 में अमेंड करके इसको चेन्नई हाई कोर्ट कर दिया गया।
तो ये रहा हमारा आज का करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ हमारी टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।